गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज 5वीं इकाई शुरू करने जा रहे हैं हम। पहला टॉपिक ओरिजिन एंड रिलीफ फीचर्स ऑफ ओशन फ्लोर। महासागरीय नितल की उत्पत्ति एवं उच्चावच का पहला भाग हम पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। भूपृष्ठ का जल से ढका हुआ भाग ही जलमंडल कहलाता है। धरातल के लगभग 3/4 भाग पर जल का विस्तार है। इसी कारण पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा गया है। जल मंडल में समस्त महासागर, आंतरिक एवं सीमांत सागर, झीलें, खाड़ियां आदि सम्मिलित है। पृथ्वी के स्थल भाग पर पाए जाने वाले समस्त जल स्रोतों, नदी, तालाब, झील, झरना आदि का आधार महासागर ही है। सभी रूपों में जल की आपूर्ति वहीं से जल चक्र द्वारा होती है। महासागरीय तल या तली के विन्यास तथा उच्चावच लक्षणों से अभिप्राय महासागरों में जल के नीचे के भूपृष्ठ की रचना से है, अर्थात समुद्रों के पैंदे में ऊंचाइयों और गहराइयों का विस्तार कितना कितना है। महासागर में भी महाद्वीपों की भांति प्रथम श्रेणी के उच्चावच देखने को मिलते हैं। महासागरीय नितल की उत्पत्ति। पृथ्वी पर महाद्वीपों की उत्पत्ति के साथ ही महासागरीय तली या नितल की उत्पत्ति हुई। इस संबंध में लोथियन, ग्रीन, लैपवर्थ, जेफ्रे, डेली, होम्स, जोली, वैगनर आदि विद्वानों ने अपना मत प्रस्तुत किया। स्थलखंड की भांति महासागरीय तल भी विषम और जटिल है। यही नहीं, महासागरों की औसत एवं वास्तविक गहराई भूखंड की औसत ऊंचाई से कहीं अधिक है। जहां स्थलखंड का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है, वहीं महासागरों की सबसे गहरी खाई मैरीना ट्रेंच 11,035 मीटर गहरी है। मतलब अगर देखें तो पूरा माउंट एवरेस्ट उसके अंदर समा सकता है, उसके बाद भी उसमें 3,000 मीटर की गहराई शेष रह जाएगी। इसी प्रकार जहां स्थल मंडल की औसत ऊंचाई 866 मीटर है, वहीं महासागरों की औसत गहराई इससे कहीं अधिक 4,781 मीटर है। स्ट्रेलर के अनुसार स्थलखंड का 3,000 मीटर से ऊंचा भाग कुल भूतल का मात्र 1.5% है, जबकि महासागरों का 3,000 मीटर से अधिक गहरा भाग कुल भूतल का लगभग 52% है। सर जॉन मरे के अनुसार 3,500 मीटर से अधिक ऊंचाई का भाग समस्त भूतल का केवल 1% है, जबकि महासागरों का 3,500 मीटर से अधिक गहरा भाग समस्त भूतल का 46% है। उच्चतादर्शक या उच्चतामितीय वक्र हिप्सोग्राफिक कर्व संपूर्ण पृथ्वी के धरातल के सामान्य स्वरूप की रूपरेखा को उच्चतादर्शक वक्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि हम स्थल की ऊंचाई और समुद्र की गहराई को एक ही रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करें तो इसमें जो वक्र बनेगा वह उच्चतामितीय वक्र होगा। यह वक्र पृथ्वी के सर्वोच्च स्थान से लेकर महासागरों के सर्वाधिक गहरे भाग तक के क्रमिक ढाल को बताता है। इसमें औसत समुद्र तल से ऊंचाई एवं गहराई के सामान्य स्वरूप को महत्ता दी जाती है। महासागर का तल स्थल के उभार से कहीं ज्यादा जटिल एवं गहरा है, अतः उच्चतादर्शक वक्र में इसे ही विशेष महत्व दिया जाता है। आप इसमें देखिए, ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है और ये आपका समुद्र तल सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित है। इसमें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 जो मीटर है वो इतनी सी ही देखने को मिल रही है, जबकि इसके गहरे के अंदर समुद्र की जो गहराई देखेंगे वो इससे कहीं अधिक 11,022 मीटर के करीब इसमें देखने को मिल रही है। तो ये वक्र एक ही साथ ये धरातल के ऊपर की सर्वाधिक ऊंचाई और ये महासागर के अंदर की गहराई के बारे में दर्शा रहा है, जिसको हम हिप्सोग्राफिक कर्व कहते हैं। और ये दोनों में सापेक्ष अंतर दर्शा रहा है कि किस तरीके से हमें उच्चावच के अंदर अंतर स्पष्ट से दिखाई देता है। सामान्य महासागरीय तल को ढाल के स्वरूप, विस्तार और गहराई के अनुसार
निम्न भागों में उपविभाजित किया जा सकता है। महाद्वीपीय निमग्न तट कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय निमग्न ढाल कॉन्टिनेंटल स्लोप, अगाध सागरीय मैदान डीप सी प्लेन्स, महासागरीय गर्त या खाइयाँ ओशन डीप्स एंड ट्रेंचेस, अंतर्महासागरीय कंदराएं सबमरीन कैनियंस, महासागरीय कटक एवं पठार सबमरीन रिजेस एंड प्लाटो। सबसे पहले हम निमग्न तट या महाद्वीपीय चबूतरे की बात करेंगे। महाद्वीपीय चबूतरा गहरे महासागरों एवं महाद्वीपीय तटों के मध्य की प्रथम सीढ़ी है। यह भाग यद्यपि समुद्र में डूबा हुआ होता है, किंतु इसकी संरचना महाद्वीपों के समकक्ष ही है। यहाँ की गहराई बहुत कम और ढाल 3 से 5 मीटर प्रति किलोमीटर देखने को मिलता है। मानचित्रों में औसत रूप से 200 मीटर या 100 फैदम की समगंभीरता रेखा द्वारा महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार दिखाया जाता है। मानचित्रों पर खींची जाने वाली वह रेखा जो समुद्र तली पर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाती है को समगंभीरता रेखा या आइसोबैथ कहते हैं। विश्व में महाद्वीपीय चबूतरा या मग्न तटों का क्षेत्रफल वैगनर ने 30.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर तथा किजिल ने 29.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर बताया। इन्हीं भागों में महाद्वीपीय द्वारा लाए गए पदार्थों को जमाव दूर दूर तक होता है, क्योंकि इसका ढाल मंद होता है। तो जो भी नदियों द्वारा सामान बहा के लाया जाता है, अपर्दन की चीज़ें लाई जाती हैं, वो सब इस तट के ऊपर जमा होती रहती हैं। यहाँ पर महासागरीय वनस्पति एवं जीवों की अनोखी दुनिया अपने पूर्ण विकसित रूप में पाई जाती है। महाद्वीपीय चबूतरे की चौड़ाई और विस्तार सभी महाद्वीपों के तट पर समान नहीं है। विश्व में इसकी औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। महाद्वीपीय चबूतरे का विस्तार अंध महासागर में कुल क्षेत्रफल का 13.3%, प्रशांत महासागर में 5.7% और हिंद महासागर में 4.2% है। इस प्रकार अंध महासागर में अपतटीय भाग अधिक चौड़े एवं कम गहरे, अतः यहाँ के महाद्वीपीय चबूतरे काफी दूर तक फैले हुए हैं। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर यह चौड़ाई 120 किलोमीटर है, जबकि आर्कटिक महासागर में बेरेंट्स सागर सोवियत रूस के ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर है के निकट यह 500 किलोमीटर से भी अधिक चौड़ा है। इससे ठीक विपरीत उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर अल्पाइन काल के पर्वतों के तट का विस्तृत होने के कारण महाद्वीपीय चबूतरे की चौड़ाई मात्र 10 से 16 किलोमीटर ही है। संयुक्त राज्य के पश्चिमी तट के महाद्वीपीय चबूतरे पर तो तटीय श्रेणियों का विस्तार मिलता है। सामान्य रूप से निमग्न तटों की औसत चौड़ाई 48 किलोमीटर मानी जाती है। इस चित्र के अंदर समुद्र के अंदर की जो तली है उसके उच्चावच में दर्शाए जा रहे हैं। इसको अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है जिसकी ढाल कम है, ये है महासागरीय निमग्न तट, और ये महासागरीय ढाल वाला एरिया। इसमें तीव्रता के साथ गहराइयाँ बढ़ने लग गई हैं। और उसके बाद ये जो हिस्सा है ये महासागरीय मैदान होता है। ये खाइयाँ या गर्त जिसको हम ट्रेंच बोलते हैं, ये ऊपर उठे हुए भाग, और अगर समुद्र तल से भी ऊपर आ जाते हैं ये, तो ऊपर उठा हुआ भाग एक टापू या द्वीप का काम करता है। और ये जो है ये इसका पठार का इलाका है, और ये बीच बीच में जो उठी हुई ये श्रेणियाँ हैं या जिनको हम महासागरीय चोटियाँ भी कह लेते हैं। तो ये महासागर के नीचे की जो स्थिति है वो इस तरीके से देखने को मिलती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि जिन तटों के किनारों पर पर्वत पाए जाते हैं अथवा जो तट विस्तृत भ्रंश एवं स्थानीय निमज्जन से प्रभावित हुए हैं, कहने का मतलब है जिन पे आपके भ्रंश पाए जाते हैं या जो
डूबत में आए हैं, ऐसे क्षेत्र वहाँ तट संकरा मिलता है। जिन तटीय भागों में नदियों के डेल्टा प्रदेश हैं अथवा जहाँ अपरदन से तटीय भाग में मैदानों का विकास हो गया, वहाँ चबूतरे अधिक चौड़े मिलेंगे। अधिकांश महाद्वीपीय चबूतरों की उत्पत्ति एवं तल का स्वरूप निम्न कारणों से विशेष रूप से प्रभावित रहा। पहला, हिमानी द्वारा निर्मित, बर्फ से जो बनते हैं। ऐसे महाद्वीपीय चबूतरे वहीं पाए जाते हैं जहाँ की हिम युग में महाद्वीपीय हिमानी का विस्तार रहा हो। ऐसे चबूतरे नॉर्वे व स्वीडन के तट पर तथा पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के तट पर विशेष रूप से विकसित पाए जाते हैं। हिमानी की घाटियां डूबने से बने इन चबूतरों पर फियोर्ड तथा अवसाद पाए जाते हैं। नदियों द्वारा निर्मित, जो नदियां डेल्टा बनाती हैं या जिनके मुहाने विशाल होते हैं, उनसे निरंतर अवसाद सागर की ओर फैलते रहते हैं। जैसे अमेज़न के तट के निकट महाद्वीपीय चबूतरे की चौड़ाई निरंतर बढ़ती रही है। हवानगो व यांगसी नदियों की निरंतर जमाव के कारण पीले सागर में चबूतरों का विस्तार होता रहा है। ये चाइना की तरफ में। गंगा के मुहाने के निकट का चबूतरा भी चौड़ा होता जा रहा है। तीसरा, भूसंचलन से निर्मित। कभी कभी महाद्वीपों के किनारों पर समानांतर भ्रंशन की क्रिया होने से लंबी लंबी दरारें पड़ जाती हैं। इससे महाद्वीपीय किनारे का भाग धसक जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर तट के डूबने के अनेक प्रमाण मिलते हैं। चौथा, लहरों द्वारा निर्मित। समुद्री लहरों द्वारा जारी अपरदन की क्रिया से भी महाद्वीपीय चबूतरों का स्थानीय विस्तार हो सकता है। और प्रवाल द्वारा निर्मित। गहरे महासागरों में अनेक स्थानों पर महाद्वीपीय मग्न तट डूबे हुए चबूतरों की भांति पाए जाते हैं। इन्हीं पर प्रवाल जीव विकसित होकर प्रवाल द्वीप एवं संकरे निमग्न तट का निर्माण करते रहते हैं। ऐसे महाद्वीपीय चबूतरे व द्वीपीय मध्य प्रशांत महासागर में अधिक फैले हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर भी ऐसी ही प्रवाली रचना का विस्तार पाया जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ के रूप में। भारत का निमग्न तट, पूर्वी तट पर निमग्न तट की औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है तथा पश्चिमी तट पर यह 150 किलोमीटर है। गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के मुहाने के सामने निमग्न तट मात्र 30 से 35 किलोमीटर चौड़ा है। अब है महाद्वीपीय निमग्न ढाल। महाद्वीपीय चबूतरे के पश्चात समुद्र की ओर लगभग 180 से 200 मीटर की गहराई के बाद सागर तल का ढाल बंटने लगता है। कुल महासागरीय क्षेत्र का 8.5% भाग निमग्न ढालों का है। यहाँ तली का ढाल 5% से अधिक होने लगता है। कई स्थानों पर अपवाद स्वरूप यह ढाल 60 डिग्री से अधिक भी हो सकता है, जहाँ की महासागरीय कंदराएं पाई जाती हैं। अन्य स्थानों पर यह ढाल 3 डिग्री से 15 डिग्री के मध्य या सीढ़ी नुमा भी हो सकता है। द्वीपों के निकट महाद्वीपीय निमग्न ढाल बहुत खड़े होते हैं, जैसे सेंट हेलेना के निकट 40 डिग्री तथा सेंट पॉल के निकट 62 डिग्री तक के ढाल मिलते हैं। निमग्न ढालों पर लहरों की क्रियाओं एवं सूर्य के प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि गहराई ज़्यादा होती है तो यहाँ पर ये सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती। इसी कारण यहाँ स्थलजात जमाव अथवा वनस्पति भी नहीं पाई जाती। स्थलजात जमाव इसलिए नहीं पाए जाते कि जैसे मैंने आपको चित्र में दिखाया था, ढाल बहुत तीव्र हो जाता है तो कोई भी चीज़ उस पर टिकती है वो नीचे की तरफ में सरक जाती है। इनकी गहराई 200 मीटर से लगभग 3600 मीटर तक की रहती है। यह प्रदेश मोटे तौर पर सियाल की निचली परत द्वारा बने होते हैं और आगे चलकर सीमा में मिल जाते हैं। यह भाग गंभीर सागरीय मैदान एवं महाद्वीपीय चबूतरे के मध्य एक कड़ी का काम करते हैं। इन्हें महाद्वीपों का अंतिम छोर या विस्तार भी कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 250 से 400 किलोमीटर तक पाई जाती है। कहीं कहीं इनमें कंदराएं भी पाई जाती हैं। यही नहीं, जिन महासागरों में जलमग्न कटक, पहाड़ियाँ या पठारी भाग पाए जाते हैं, वहाँ महाद्वीपीय ढाल का आगे का सिरा पुनः आसपास के ढाल से ऊपर उठने लगता है और आगे के उभार या उठे हुए पहाड़ी भाग में मिलने लगता है। महाद्वीपीय निमग्न ढाल का सबसे अधिक क्षेत्रफल अंध महासागर में लगभग 15%,
प्रशांत महासागर में 9.5% और हिंद महासागर में 8% तक पाया जाता है। महाद्वीपीय ढाल की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में मतभेद है। भूविज्ञानविदों का विश्वास है कि इन ढालों का विकास भूविवर्तनिक गतियों के कारण हुआ, जबकि अन्य वैज्ञानिकों का मत है कि इनका विकास महाद्वीपीय प्रवाह एवं संवहनिक गतियों के समय अपनति के विकास एवं लंबे समय के ज्वालामुखी जमावों से हुआ है। तीसरी जो उच्चावच है वो है अगाध सागरीय मैदान। महासागरों के अधिकांश भाग गहरे किंतु समतल प्राय बेसिन के रूप में पाए जाते हैं। यह बेसिन निरंतर नहीं पाए जाते बल्कि खंडों में विभक्त हैं। इनकी गहराई 3600 मीटर से 5400 मीटर तक पाई जाती है। समस्त महासागरों का लगभग 75% भाग ऐसे बेसिन या अगाध सागरीय मैदानों का है। प्रशांत एवं हिंद महासागर के लगभग 80% भाग में एवं अंध महासागर के 54% भाग में ऐसे बेसिन विस्तृत हैं। अधिकांश बेसिनों की सीमा पर अर्थात महाद्वीपों की ओर खाइयां या गहरे गर्त भी पाए जाते हैं। इसकी दूसरी ओर अनेक अगाध सागरीय मैदानों के मध्य महासागरीय कटक या पठार भी पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको चित्र में दिखाया था। ऐसे मैदानों का ढाल प्रति किलोमीटर 10 से 15 मीटर के मध्य होता है। इनकी सतह पर विशाल जलजीवों के अस्थिपंजर, महासागरीय पंख, ज्वालामुखी जमाव, लाल मृत्तिका आदि पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी तली में ग्रंथियों के रूप में बीच बीच में विशेष धातुओं के जमाव गाड़ी, गाद या सिल्ट के रूप में बिखरे हुए पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगाध सागरीय मैदानों की प्रारंभ की विषम आकृतियां लंबे समय के महीन और निरंतर विशिष्ट जमावों के कारण धीरे धीरे समाप्त हो गई है। इस कारण भी यह बेसिन समतल प्राय बन गए हैं। चौथी आकृति है महासागरीय गर्त या खाइयां। यह भी महासागरों का एक विशिष्ट धरातल है। गर्त एवं खाइयां महासागरों के सबसे गहरे भाग हैं। कई गर्त तो खाइयों में भी काफी गहराई तक चले जाते हैं। गर्तों की तली में सामान्यतः सीमा परत दिखाई देती है। खाई लंबे, संकरे एवं घेरे गड्ढे होते हैं जो कि गर्त से क्षेत्रफल में अधिक विस्तृत होते हैं। सामान्यतः एक खाई का क्षेत्रफल 1200 से 2500 वर्ग किलोमीटर होता है। विश्व के अधिकांश गर्त प्रशांत महासागर के चारों ओर तटवर्ती क्षेत्रों में फैले हुए हैं। बेरिंग सागर के दक्षिण में एलुशियन खाई, जापान तट से पूर्व में जापान ट्रेंच तथा पूर्वी द्वीप समूह एवं जापान के मध्य मैरियाना, मिंडानाओ, फिलीपीन एवं बोगेनविले खाइयां उल्लेखनीय हैं। दक्षिण में जावा द्वीप के निकट सुंडा खाई एवं न्यूजीलैंड तट के निकट करमाड्रेक खाई भी विशेष उल्लेखनीय है। पूर्वी प्रशांत महासागर में पीरू चिली खाई एवं मध्य अमेरिका खाई विशेष लंबी है। अधिकांश प्रमुख गर्त प्रशांत महासागर में ही पाए जाते हैं। विश्व के अब तक ज्ञात गर्तों की संख्या लगभग 60 है, जिनमें से 34 प्रशांत महासागर में हैं। इनमें से अधिकांश तो खाइयों के ही सबसे इन गर्मों की गहराई 5500 मीटर से कहीं अधिक है। प्रशांत महासागर में मैरियाना, अंध महासागर में यूटोरिका तथा हिंद महासागर में जावा गर्त सर्वाधिक गहरे हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना 11 किलोमीटर से भी अधिक गहरा है, अर्थात माउंट एवरेस्ट भी उसमें जलमग्न हो सकता है। पांचवा है अंतर महासागरीय कंदराएं या गंभीर खड्ड। महासागरीय निमग्न तट एवं महासागरीय ढाल पर कंदरा की भांति के गर्त मिलना एक आश्चर्यजनक प्राकृतिक घटना है। इसकी खोज 1970 के दशक में की गई। महासागरीय कंदराएं गहरे खड्डे की तरह तेज ढाल वाली होती हैं, किंतु यह अपने प्रारंभिक स्थल भाग के निकट अधिक चौड़ी होती हैं। इनकी गहराई सामान्यतः 800 से 1200 मीटर के मध्य होती है। प्रशांत महासागर की बेरिंग कंदरा एवं जेमचुंग कंदरा 2600 मीटर तक गहरी है। इनकी दीवारें खड़े ढाल जैसी होती हैं, जबकि तली में सिल्ट, चीका, बजरी आदि जलोढ़ पंख की भांति फैली हुई होती हैं। अधिकांश विद्वानों का मत है कि महाद्वीपीय प्रवाह के पश्चात
अभिनव कल्प में इन कंदराओं का निर्माण हुआ। इनमें से कुछ तो अभी भी विकास की अवस्था में है। यह कंदराएं अपने खुले मार्ग की ओर अर्थात अगाध सागरीय मैदानों की ओर डेल्टा की भांति फैली हुई हैं। नदियों के मुहाने के निकट के गहरे सागर में बनी कंदराओं का ढाल प्राय 2 डिग्री तक रहता है, जबकि गहरे महासागरों में द्वीपों के निकट फैली कंदराओं का ढाल 15 डिग्री तक देखा गया है। सभी कंदराओं की तली में लगभग एक जैसे अवसाद पाए जाते हैं। अंत महासागरीय श्रेणियां या पठार अगाध सागरीय मैदानों को विभाजित करने वाली कटक या श्रेणियां एवं कहीं कहीं विस्तृत पठार महासागरों की तली के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। ये गंभीर सागरीय मैदानों से ऊपर उठकर सागर तल से 1500 से 2000 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। इस प्रकार इनकी ऊंचाई अपने तल से 3000 से 4000 मीटर तक पाई जाती है। समस्त महासागरों के कटक या श्रेणियां दक्षिणी गोलार्ध में आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं। इनका सिलसिला सिर्फ दक्षिणी अमेरिका के सुदूर दक्षिण में थोड़ी दूरी के लिए टूट सा गया है। इनमें अंध महासागर की एस आकार की श्रेणी विश्व विख्यात है। उत्तरी भाग में इसे डॉल्फिन श्रेणी एवं दक्षिण में चैलेंजर श्रेणी कहते हैं। इसी भांति दक्षिणवर्ती सागरों में दक्षिण प्रशांत में प्रशांत अंटार्कटिका श्रेणी, दक्षिणी अंध महासागर में अटलांटिक इंडियन श्रेणी एवं दक्षिणी हिंद महासागर में इंडियन अंटार्कटिका श्रेणी एक निरंतर प्राय श्रृंखला की भांति चली गई है। प्रशांत एवं हिंद महासागर में विभिन्न दिशाओं में ऐसे कटक व पठार फैले हुए हैं। आज के हमारे इस महासागरीय नितल की उत्पत्ति एवं उच्चावच के पहले भाग में हमने समुद्र तल की सामान्य जो उच्चावच है उनकी जानकारी हासिल की। हम अपने दूसरे व्याख्यान के अंदर अलग अलग महासागर जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक या अंध महासागर के नितल के उच्चावचों की बात करेंगे। हम शीघ्र वो टॉपिक लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।